हिंदुस्तान जिंक। सर ये बड़ी शानदार रैली देखने को मिली। मुझे नहीं पता कितने हमारे व्यूअर्स ने जो है इसको मतलब इस रैली का फ़ायदा उठाया हो, क्योंकि इस मंच पे काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया था और आज ट्रेंड में है लगातार। बीते 5-6 दिन के अंदर यहाँ पर जो है 15-15.5% की रैली देखने को मिली। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है आज देखने को मिल रही, लेकिन आज भी इंट्राडे में इसने 572 का हाई लगाया। कैसे क्या सलाह रहेगी सर आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि विपुल देखिए, चांदी की कीमतें जो रिकॉर्ड हाई पे पहुंची थी वो एक मेन कारण था कि हिंदुस्तान जिंक में आपको अच्छी उछाल देखने को मिली, लेकिन वापस सिल्वर में बिकवाली देखने को मिली है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो कैश रिच है, जो डिविडेंड्स भी बहुत अच्छी देती है, और जिंक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि इनके पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं अगर किसी का रवैया कम से कम अगले 12-15 महीने का है, तो गिरावट में अगर ये शेयर मिलता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिल्वर की जो डिमांड है वो अभी भी इंटैक्ट है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो बढ़ी रही है, और ये एक ऐसा मेटल है जहां पे इंडिया में इसकी खपत बहुत हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया 12-15 महीने है, तो आपको एक वापस एक अच्छा री रेटिंग ट्रिगर मिलेगा जब कंपनी के दिसंबर और मार्च के क्वार्टर आएंगे। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ कंपनी के लिए पहले फर्स्ट हाफ से काफी बेहतरीन आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 550 या मे बी उसके नीचे अगर स्टॉक मिलता है, तो एक छोटा खरीदी डेफिनेटली इस प्राइस से करना चाहिए। और अब आपकी राय हिंदुस्तान जिंक को लेकर के समझना चाहेंगे कि क्या होनी चाहिए और कितना अपसाइड बाकी है, या फिर यहाँ पे अब प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ख़ासतौर से चांदी के अंदर जो चमक रही है वो काफ़ी शानदार रही। और वहाँ पे जब हमने एक सेगमेंट भी किया था अपने इवेंट में गोल्ड वर्सेस इक्विटी, उसमें भी काफ़ी लोग जो है वो चांदी को लेकर के बुलिश दिखाई दिए हैं। तो अगर चांदी में लोग मान रहे हैं कि तेज़ी रहेगी, तो क्या हिंदुस्तान जिंक में और ज़्यादा अपसाइड संभव है अभी? यस, एंड सिंपल उसका रीजन ये है कि कॉम्पिटिट ज्यादा पीरियड्स है ही नहीं, और चांदी इज समथिंग कि आपको इसमें डेफिनेटली इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यूएशन है, और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स उसको लीड करने वाले हैं, उस रैली को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप उसी चीज को कम्युनिटी की जगह पर इक्विटी यानी कैश मार्केट में आप उसको एनकैश करने की कोशिश कर रहे हो, सो गिने चुने स्टॉक्स है, उसमें इसका एक नाम है। और पहले भी मैंने इसको रेकमेंड किया है, आई रिमेम्बर। अभी भी मैं इसमें एक होल्ड की ही रेटिंग में देना चाहती हूँ। अगर आप हैं देन प्लीज होल्ड इट, क्योंकि ये यहाँ से 600 से और नए हाई की 600 कपल ऑफ वीक्स के अंदर में आने के चांसेस लगते हैं। एंड जो नया हाई है 800 के आसपास का, वो बहुत जल्द आने के, डाउन द लाइन 1 ईयर का भी अगर हमने नजरिया ले लिया, तो ये होल्ड रखने लायक है 800 तक के लिए। तो बाय एंड होल्ड। एंड अगर आपका नजरिया थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर रख सकते हैं, तो आप 460-70 रुपए का 470 का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ इस पूरे ट्रेंड को, इस पूरे टारगेट्स को चेस करने के लिए। 1:3 के लगभग हमको ये 1 ईयर में एक रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिल सकता है। ये बात यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर के निकल के आई है। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तपन दोषी जी। तपन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे नहीं पता क्या कारण रहा कि तपन सर को यहाँ आने में इतना वक्त लगा। तो तपन सर, पहले तो बहुत, मुझे लगता है शायद मेरे कार्यक्रम में आप पहली बार आ रहे हैं, तो थैंक यू बहुत ज़्यादा आपका आज के हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। बहुत छोटी सी टिप्पणी मार्केट को लेकर के कहना है। जी सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सॉरी सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। अरे सर छोटी सी टिप्पणी सर मार्केट पे जानना चाहेंगे। बाकी हमारा जो सेगमेंट चल रहा है सर वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेके चल रहा है, तो पहले उस पर फोकस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मार्केट को लेकर के अभी के। देखिए, मार्केट इस राह पे खड़ा है ना कि मार्केट में एक जो ट्रिगर्स आने चाहिए वो अभी इतने दिख नहीं, खास हम लोग एक रेंज में घूम रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया यूएस डील जो अभी पेंडिंग है, अब पता नहीं वो दिसंबर में होगी, जनवरी फरवरी में, वो पता नहीं है। तो वो एक फैक्टर है। प्लस एफआई की जो जिस तरह से सेलिंग जा रही है वो भी एक प्रेशर रख रहा है। अर्निंग सीजन अक्टूबर टू दिसंबर का जो होगा वो होपफुली जनवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से जो आना चालू होगा वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा हमारे लिए, अगर यहाँ से अगर हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना हो तो। क्योंकि रुपी भी वीक हो रहा है, तो वो भी एक एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, और रुपी को वीक रखना पड़ रहा है आरबीआई को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे एक्सपोर्ट के जितने भी सेगमेंट है उसको डायरेक्टली हिट हो रहा है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई टच करके वापस नीचे आ रहे हैं, तो एक रेंज में घूम रहे हैं। एंड एफआई भी तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि ट्रेड डील कंप्लीट हो चुकी है, प्लस अर्निंग सीजन में एक अपग्रेडेशन आ रहा है।
क्योंकि तभी वो आएंगे। क्योंकि अभी भी देखे तो इंडियन मार्केट कंपेयर टू एशियन मार्केट्स हम लोग कॉस्टली है, 21-22 के पी पे चल रहे हैं, जबकि आप जापान देख लो, चाइना देख लो, वो कुछ 16-17 के आसपास घूम रहे होंगे, तो हम लोग रिलेटिवली महंगे हैं। तो आई थिंक ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना है तो ये कुछ फैक्टर्स जो मैंने बोले वो सही होंगे, तो आई थिंक तभी जा पाएंगे। ठीक सर, चलिए अब हम बात कर रहे हैं सर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। इस सेगमेंट को हम अभी 11:30 बजे अपलोड करेंगे और इसमें वो शेयर शामिल होते हैं जो आज के गूगल ट्रेंड में शामिल हो, खबरों की वजह से कोई ट्रेंड में शामिल हो, उन पर डिटेल में बातचीत होती है। और आपसे सर एक शेयर मैं समझना चाहूँगा, NBCC आज जो है गूगल के ट्रेंड में शामिल है, आपकी राय क्या रहेगी करंट लेवल पे? 5% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, 115 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए सर? कोई संभावनाएं हैं और तेज़ी की यहाँ पर PSU कंपनी? देखिए NBCC स्टॉक तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये अगर आपने टॉप से देखे कुछ 17% डाउन है। इसका जो मेजर प्रॉब्लम रहा है हमेशा कि ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, इनका प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन काफी डिले हो रहा है, और रिसीवेबल साइकिल्स भी देखो 180 डेज के आसपास है। तो इनका क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल काफी हाई चाहिए, इसके वजह से ना थोड़ा फिर इबिटा मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट आ जाता है। लेकिन इस बार का इबिटा मार्जिन कंपैरेटिवली ठीक था, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और वहां कहीं भी कोई नो देने में या अप्रूवल में डिले होती तो इनको प्रॉब्लम होती। तो कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में यहाँ सुधार होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स जो 11-12 लाख करोड़ का हम लोग प्लान बोल रहे हैं, आई थिंक वो ऑन टारगेट है या उससे ऊपर भी हो सकता है, और NBCC उनको फायदा होगा आगे जाके। और मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, बस एक एग्जीक्यूशन हमें एक नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा किस तरह से हो रहा है, लेकिन ये लेवल अच्छा है। आई थिंक यहाँ से भी आप फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मेरे को। चलिए धीरे धीरे करके आप यहाँ पर फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, तो एक अच्छा आप लोगों को एक अच्छा कॉम्बिनेशन आज मिल रहा है फंडामेंटल और टेक्निकल का। हम बालाजी टेक्निकल जो है पूरा एकदम परख रही हैं, दोषी सर से हम फंडामेंटल भी समझते रहेंगे। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जो कि आज ट्रेंड में है गूगल के, और वो भी मेटल क्षेत्र से, जिस पर भी हम लोग बात कर रहे थे हिंदुस्तान जिंक के बाद कॉपर लेकर के आते हैं। प्रेशर में है आज, लेकिन इसने भी बीते 4-5 दिनों के अंदर 5-7% का 6.25% के आसपास की रैली रही है। मैम कॉपर कैसा लग रहा है, क्योंकि कॉपर को लेकर के भी काफ़ी लोग बुलिश हैं, क्या हिंदुस्तान कॉपर को में पोजीशन होनी चाहिए जिस तरह की रैली कॉपर के अंदर कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है? यस, लेकिन थोड़े हल्के भाव में, थोड़ा सा प्राइस को कम होने दीजिए। 376 376 के पास ही अभी है, थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे तो 360 के आसपास मिल जाएगा, और वहां पर खरीदारी फिर से कर सकते हैं। इस स्टॉक में अभी भी मौका है। सिमिलरली जैसे इसने अपनी इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया है, अगर आप इसको होल्ड कर पाए तो ये आपको एक, आज ये चल रहा है लगभग 376 पर, मैं 360 की ही बात कर रही हूँ, ज्यादा नीचे के भाव की बात भी नहीं कर रही हूँ। इट इज वेरी लाइकली, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे 470 से 510 के बीच में ये जाता हुआ दिखता है, अगर मैं 3 से 4 क्वार्टर का नजरिया लेकर के चलूं, एंड इट इज पॉसिबल। अगर आप रख सकते हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इसको होल्ड, तो करिए, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। विपुल जी अगर टाइम है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अदरवाइज जो स्टॉक्स मेरे सामने हैं फिर वो नहीं, आप बिल्कुल मैम, देखिए जब भी कोई कॉल आए मैम, है ना, उसके लिए आप फ्री हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उस कॉल को दीजिए, ताकि वो मतलब आप मुझे बस इशारा कर दीजिए, मैं तुरंत, क्योंकि मुझे पता नहीं लग पाता कि आपके पास कॉल है। आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो देखिए शक्ति पंप है, आज सुबह भी हर्ष जी के साथ जब सुबह शो में मतलब आपने पता नहीं मेरे मन को पढ़ा या क्या, अगला सवाल जो मैंने नोट करके, हालांकि वो तपन जी के लिए था, कि मैं अगला सवाल मेरा तपन जी से शक्ति पंप को लेकर के था, लेकिन चलिए इस पर कॉल है। यस मैम, टारगेट स्टॉप लॉस जी बताइए जी। सुबह भी मैंने इसमें के खुले तो इसको खरीद लेना है ऐसा था, और अभी 11-12% चला गया बातें करते हुए भी, खैर इन टोटलिटी। सो नथिंग, इट्स नॉट टू लेट। अभी ये 700, अभी भी फिर और ऊपर हो गया है। देखिए ये 726 पर है, अभी भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि नजरिया है कि 800 से लेकर के 900 रुपए और फिर 1000, ये 3 टारगेट्स के लिए फेजेस में आप इसको लेकर के चलो, ट्रेल करते हुए चलो, इसको खरीदारी कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी गुड रीजन बिहाइंड कि गवर्नमेंट का फोकस जो बढ़ रहा है शक्ति पंप, मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगी वरना निकल जाएगा ये ट्रेड। यहाँ पे अभी 725 से 727 के आसपास वी कैन बाय इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 800, 900 एंड 1000।
और ठीक। समय लगेगा लगभग 3 क्वार्टर्स का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 570 का, थोड़ा दूर हो गया स्टॉप लॉस अभी, आप इसको थोड़ा सा और श्रिंक कर लें। 610 का स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि लेट हो गया, आज खुद 10% का सर्किट ऊपर जा चुका है ये। बट जैसे आपका फर्स्ट टारगेट आ जाए, पहले सेफ होने की कोशिश करो, 700 रुपए पर आप ट्रेलिंग कर लीजिए, फिर बाकी टारगेट्स के लिए होल्ड कर लेना, ठीक है। एंड जी आप कंप्लीट कर लीजिए, जी पहले कंप्लीट कर लीजिए। नहीं बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा दूसरे था कि stock में देखिए time- आपने एक बात बोली 3 क्वार्टर, है ना। बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनमें ट्रेडर्स भी हैं, तो अगर वो पोजीशन बना रहे हैं इसको को लेकर के और उनका नज़रिया 3 तिमाही का नहीं है या 1 साल का नहीं है, 6 महीने 8 महीने 9 महीने का नहीं है, तो इमीडिएट अगर 10 दिन 15 दिन और 1 महीने की अगर बात करें और 2-4-5 दिन की 10-15 दिन की, ट्रेडर्स के लिए कोई टारगेट है क्या यहाँ पर, ये मेरा सवाल था। 800 रुपए का तो कुछ दिनों में आ जाएगा, 800 उसके बाद आप इसको ट्रेल करके रख लीजिए। मतलब 20% का अपसाइड है जो मिस कर सकते हैं, जल्दी आ जाएगा। मैं 3 क्वार्टर्स तो मैंने बोला है कि एक मैक्सिमम आउटलुक, बट इट इज पॉसिबल कि ये जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो 1000 रुपए तक के 900 रुपए तक के टारगेट चाहिए, वो 3 क्वार्टर के लिए रुकिए आप। 800 रुपये का जो टारगेट है मैम ये कह रही हैं कि वो जल्दी आ सकता है, तो जो लोग मौके तलाश रहे हैं उनके लिए एक मौका है शक्ति पंप के लिए। 725 726 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 12.25% की रैली, धुआंधार रफ्तार है और यहाँ पे ठीक ठाक अपसाइड भी, छोटा नहीं है, बड़ा अपसाइड है। 800 रुपये करीब 75-76 रुपये का अपसाइड जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मोमेंटम, अभी आज अच्छी तेज़ी है पर ये तेज़ी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है, ये मानना है वीएलए अंबाला जी का। तो नज़रें रखिए शक्ति पंप पर, यहाँ पर कोई बहुत तेज़ी के साथ तेज़ी आती है या गिरावट आती है तो हम दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे, या फिर अंबाला जी टारगेट और स्टॉप लॉस में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी स्क्रीन पर हम दोबारा लेकर के आएंगे। तो नज़रें अभी रहेंगी शक्ति पंप को लेकर के। चलिए, तो ये बात जो है, अभी मैं अगला सवाल ये तपन जी से मैं पूछने वाला था, वो पहले ही यहाँ पर आ गया। ये मैं कुछ करी, अच्छा एक और ट्रेड है, चलिए चलिए बताइए जी। हाँ। जी मैं एक बार शेयर कर दिया तो फिर उसके बाद वी कैन यू लाइक कंटिन्यू। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर ट्रांस रेल, जो कि ट्रांस रेल लाइटनिंग, जो कि अभी है 590 क्लोज टू। यहाँ पर भी हमें एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये ट्रेड है, इट्स नॉट अ इन्वेस्टिंग। 620 से लेकर के हमें यहाँ पर 680 680 तक का भाव मिल सकता है एज अ टारगेट विद अ स्टॉप लॉस। अगर मैं मान के चलूँ तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमें 545 का फॉलो करना है यहाँ पर। सो ये एक स्विंग ट्रेड है, इसको स्विंग ट्रेड के नजरिए से ही देखना है हमको। 680 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 545 का स्टॉप लॉस। स्क्रीन पर जरा एक बार ट्रांसलेट लाइटिंग लेकर के आ जाइए। ट्रांसलेट लाइटिंग अभी चल रहा है 590 के आसपास, यहाँ पर 45 रुपये नीचे के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 545 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं और यहाँ पर अभी 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ नजरें बना करके चलिए। यहाँ पर अब करीब करीब 1% के आसपास की तेज़ी है यहाँ पर 590 के आसपास। 680 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है 680 के लक्ष्य के लिए, यानी मौजूदा स्तर से करीब 90 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही हैं वीएलए अंबाला जी को। एक स्टॉप लॉस अवश्य आप लोगों को लगा के चलना चाहिए 545 का। और ये बात बार बार आप लोगों को बताएं, वही लोग ट्रेड किया करें खासतौर से स्विंग ट्रेड में जो स्टॉप लॉस में हो रहे नुकसान को झेलने की क्षमता रखें। बहुत लोग लक्ष्य को तो ध्यान में रखते हैं, स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हैं, ऐसा मत किया कीजिए। दोनों ही जो हमारे एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से दोनों चीज़ें आई हैं, तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें फॉलो कीजिए। चलिए, तो ये 2 ट्रेड भी शानदार निकल करके आ गए इन सब के बीच में, शक्ति पैम्प और ट्रांस रेल लाइटिंग। इस पर आगे भी अगर कोई गतिविधि होगी तो हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है तपन जी के पास चलते हैं। तपन सर, मैं जो सवाल मेरा है, आपने धुरंधर देखी सर? नहीं, अभी देख नहीं पाया। मतलब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो कमा रहे हैं सर, मतलब जितना भी कमा रहे हैं धुआंधार कमाई हो रही है, लेकिन सर कमा रहे हैं मतलब पीवीआर के शेयर में जो धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पीवीआर का शेयर जिस तरीके से धुरंधार, 2 एक अपडेट भी थी, ये 5-7 स्क्रीन भी और नई जोड़ने वाले हैं और आज अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। इसको जरा हटा दिए, 10 मिनट पहले के चार्ट हैं और जो है अभी जो है ये 1125-26 पे 7% की तेज़ी आ गई सर। मतलब बहुत दिन से ये शेयर मतलब ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन बीते 4-5 दिन के अंदर एक अच्छी रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दी। क्या भविष्य लग रहा है सर इस सेगमेंट को लेकर, खासतौर से पीवीआर आइनॉक्स को लेकर के? नहीं, देखिए आपने सही बोला कि स्टॉक तो धुरंधर की तरह भाग रहा है, लेकिन देखिए ये काफी हद तक ट्रेडिंग कॉल होते हैं जो अंबाला जी ज्यादा बता पाएंगी, क्योंकि फंडामेंटल में बोलो लॉन्ग टर्म में आप पहले भी पुष्पा आई थी, उसके पहले छावा आई थी, कितनी सारी मूवीज जो
600 करोड़ 1000 करोड़ टच हुए, लेकिन पीवीआर साहब अपने वहीं बैठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम वहां ये होती है कि मूवी चल जाती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कमा नहीं पा रहे, यानी एटलीस्ट सिनेमा वाले कमा नहीं पा रहे, और वही प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है वो काफी हाई होता है। और ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। देखिए पीवीआर आइनॉक्स वी नो नंबर 1 है, मल्टीप्लेक्स काफी उनका स्टेक है, लेकिन जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना हाई होता है ना कि इवन तो अच्छे मूवी आने के बाद भी उनके स्लैक पीरियड में इनका वो मार्जिन चला जाता है, और ये आगे जाके भी रहेगा। प्लस ओटीटी में काफी कंपटीशन आ गई है, एक महीने में ओटीटी में आ जाते हैं, तो यहां से मुझे लग रहा है कि आगे जाके इनका इबिटा मार्जिन भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। बॉक्स ऑफिस रिकवरी होपफुली इस बार अच्छी है कंपेरेटिवली, लेकिन डेट रिडक्शन उनको काफी हद तक करना पड़ेगा, नहीं तो इनका मार्जिन में प्रॉब्लम होगा आगे जाके। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो अपने सिनेमा हॉल्स भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का स्कोप और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी जो शेयर होल्डर पकड़ के चल रहे थे एनालिस्ट, वो आ नहीं रही है। सो ये मैं किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो पीवीआर में, मैं शॉर्ट टर्म बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मैं अभी भी मेरी ना होगी कि इसमें लॉन्ग टर्म में मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपके अम्बोला जी से पूछ सकते हो। मैं पूछ लूँगा मैम सर, लेकिन सर ये मुझे ये बिजनेस मॉडल ज़रा समझाइए, जहाँ पे कोई खुश नहीं है, फिल्म देखने जाओ तो इतनी महंगी टिकट्स की प्राइसेस, फिर आपने अगर एक पॉपकॉर्न भी लेना है तो 500-600 का एक पॉपकॉर्न मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में पैसे जा कहाँ रहे हैं। मतलब ये कौन सा मॉडल डेवलप हुआ है जिसमें कि छोटे छोटे थिएटर जब हुआ करते थे तो वो किसी फिल्म के चलने पे अच्छा कमा लेते थे, पर इतनी बड़ी बड़ी हिट होने के बावजूद, साउथ की बहुत सारी फिल्में बहुत बम्पर हिट रहीं जो कि नॉर्थ में भी काफ़ी अच्छी चली, उसके बावजूद इन कंपनियों के मार्जिन्स पे इतना प्रेशर क्यों रहता है? आपको क्या लगता है सर? एक तो देखिए, आप बीच बीच में पता है स्टेट गवर्नमेंट ने भी कैप लगाया था कि आप मैक्सिमम टिकट इतना चार्ज कर सकते हैं। पॉपकॉर्न और वो सब पे एक अच्छी इनकम आती है, वहां से बहुत ही अच्छी इनकम आती है जिस तरह से, लेकिन वहां भी कुछ तरह का कैप की बात कर रहे हैं। तो जो पॉलिसी में थोड़े चेंजेस आते हैं ना, उसके वजह से भी इम्पैक्ट आते हैं। प्लस जैसे मैंने बोला ना, एक मूवी सुपर हिट होती है जो होती है, लेकिन नो उसमें भी अभी जो स्टेक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और जो सिनेमा हॉल का, उसमें भी एग्जैक्टली मुझे पता है, वहां भी रेशियो थोड़ा चेंज हुआ जिसकी वजह से इनको इतनी इनकम नहीं मिले। प्लस जो भी नया कैपेक्स इनको लाना पड़ता है वो बड़ा होता है। अगर एक दो सिनेमा भी इनके बंद हो जाते हैं तो उसका जो मार पड़ती है वो बहुत बड़ी पड़ती है। तो वो ही होता है कि इवन तो मूवीज को इस बार तो काफी अच्छे चले, लेकिन उसके सामने इनका कॉस्ट इतना बड़ा है कि वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो वही है कि सिनेमा वाले नहीं कमा रहे उस तरह नहीं कमा रहे। चलिए मैम, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? इंटरडे हाई पे ट्रेड कर रहा है इसलिए थोड़ा सा अभी ट्रेंड में भी है पीवीआर। मीडिया के दो स्टॉक्स है मेरी नजर में, तो पहले हम पीवीआर को ही बात करेंगे। हाँ, एक ही पीवीआर बात करेंगे। यस, पीवीआर अभी 1120-25 के आसपास है। यस, वी कैन बाय इट। वैल्यूएशन पार्ट पर अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट हमको बहुत जल्दी मिल सकता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 1215 से लेकर के 1215 ये एक पहला टारगेट है, और फिर इसके बाद 1300 के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। रही बात एंट्री प्राइस, करंट प्राइस इज सजेस्टेड फॉर दैट। स्टॉप लॉस रहेगा 1043 का, एंड एक पोटेंशियल है। और दूसरा एक और कारण भी है विपुल जी कि ये क्यों जा सकते हैं। ओवरऑल मीडिया सेक्टर देखिए, मीडिया इंडस्ट्री देखिए, निफ्टी मीडिया को जब आप देखेंगे ना, तो वही चीज जो हमको निफ्टी आईटी में दिखी थी, जब मैंने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी आईटी में वो जगह है। अभी मैं पिछले 4-5 हफ्ते से बार बार बोल रही हूँ ये बात कि निफ्टी मीडिया में कुछ स्टॉक्स में जगह है। आप निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स को देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। तो वही चीज है कि निफ्टी मीडिया अभी बहुत अच्छे स्तर पर है। अब उसमें से भी जिन स्टॉक्स की कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूएशन होगी, वहां पर आपको स्कोप आते हुए दिखेगा। तो सिमिलरली पीवीआर आइनॉक्स बाय कर सकते हैं। एनडीटीवी भी हम आज की डेट में देखें तो बाय कर सकते हैं। चले, पीवीआर आइनॉक्स, एनडीटीवी, दो स्टॉक्स जो है मीडिया क्षेत्र से जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक शेयर जो कि आज लगातार ट्रेंड में है, जिस पर कि हम लोगों ने भी काफ़ी बार बातचीत की और इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे, वो है वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम को लेकर के क्या व्यू है सर? बहुत लोगों को फंडामेंटली नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन जो एक इंडिगो की क्राइसिस रही, उसने एक सवाल सोशल मीडिया और हर जगह पर एक खड़ा किया कि अगर डुओपोली या मोनोपोली किसी भी सेक्टर में होगी तो क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। और ये भी इस बात पे भी लगातार बातचीत हो रही है, क्या टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट चाहेगी कि इस तरह की सिचुएशन हो जहां एक कंपनी जो है के फेल होने पे या फिर उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से पूरा सेक्टर जो है वो हिलता हुआ दिखाई दे? क्या वोडाफोन आइडिया को लेकर के आपको दिखाई दे रहा है भविष्य? हालांकि सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, बहुत सारे कंसर्न हैं, लेकिन
क्या रिलीफ मिल सकता है सरकार की तरफ से, सवाल बड़ा ये है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम है, तो रिटेलर्स का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है सर। नहीं देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स इंडिगो एक मोनोपोली थी, यहाँ डिओपोली है। और दूसरी बात करें तो सरकार काफी टाइम से ट्राई करे, ऐसा नहीं कि अभी ट्राई करे, 3 साल से वो कहते हैं ना, वो इंक्यूबेटर पे है या तो बेड पे लेटा हुआ है वोडाफोन आइडिया, उसको बचा रहे इंजेक्शन दे देख के। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ कि यहाँ सेल्स कहाँ है, आप देखें तो इनके कस्टमर हर महीने लूज कर रहे हैं, करेक्ट, जो जियो और एयरटेल को जा रहे हैं। अगर ये स्टॉक में, मैं फंडामेंटली बात करूं, मैं वापस बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपका सेल्स प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम। अगर इनकी लायबिलिटी में देखूं 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, इनका इबिटा लॉस जो होता है वो सेल्स से ज्यादा होता है, तो काफी हद तक वो प्रॉब्लम है। अभी जो रिलैक्सेशन आ रहे हैं वो आरपू, सॉरी, वो जो रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट से है वो रिलैक्सेशन है, वो रेवेन्यू बढ़ा नहीं रहे। तो अगर स्टॉक को री रेटिंग करनी है फंडामेंटली, तो उनका पहले तो आरपू बढ़ना पर चलना। आरपू अगर देखो, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो 170 के आसपास है, जियो का 210, या अगर हम लोग एयरटेल की बात करें 250। अभी 170 से 200 उनको जाना है, उनको काफी 5G स्पेक्ट्रम लगाने पड़ेंगे। अब 5G का खर्चा बहुत बड़ा है, जो इनके पास पैसे नहीं, पैसे आएंगे कहां से, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें बहुत पैसे लगते हैं, कैपेक्स लगते हैं। तो ये फंडामेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसके वजह से मैं थोड़ा अभी भी नेगेटिव इस स्टॉक में, क्योंकि जो रिलैक्सेशन आ रहे हैं वो जो उनको पेनल्टी पे करने वहां आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं। हाँ, ये कुछ 12-14 आते तो आप प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ, उस तरह से आप खेलो तो बात ज्यादा है। फंडामेंटली स्टिल आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन दिस। चलिए, ये बात तो हो गई फंडामेंटल व्यू। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि 6-7 रुपए से हम लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों के पैसे ऑलमोस्ट अब डबल पे आ गए हैं। तो मैम, क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, अभी भी खरीदना चाहिए? आपकी भी रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं और अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? अभी भी यस, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। 12 रुपए का सेकंड टारगेट था ट्रेलिंग के साथ, लेकिन आप होल्ड करिए। अभी ट्रेलिंग इज मस्ट, उस भाव पर ही आप पहुंच गया है। तो अभी ये मैम 12 रुपए का टारगेट आप कह रहे हो, 12 रुपए 3 पैसे तो आज हाई लगा दिया। 12 रुपए 3 पैसे का 12 रुपए का मेरा सेकंड टारगेट था ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा मुस्कुरा रही हूँ। वाह वाह वाह। तो ये तो अब कौन सा टारगेट रखे हैं यहाँ पर? 14, अभी 14 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये महंगा है। मैं बार बार अब ये बोल रही हूँ कि 6 रुपए 8 रुपए पर खरीदने वालों के कंपैरेटिवली जो अब सोच रहे हैं अब आए क्या, उनके लिए महंगा बन गया है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को जितना हो सके छोटा रखिए, इंपल्सिव बाइंग मत करो वरना फंसोगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, अगर आज फिर से आई वाज वेटिंग कि ये 950 आ जाए, आया नहीं, 980 के 70 के आसपास ही आया। 9.5 पर वापस रिकमेंडेशन दी थी कि 9.5 पर आए तो खरीदना, लेकिन उससे पहले इसने 12 रुपए का टच कर दिया लेवल, दैट्स ओके। बट अगेन, अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे, थोड़े दिन रुक जाइए। पॉसिबल है कि 10.5 रुपए 11 रुपए आपको मिल जाएगा, 10.5 तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना। एंड मैं एक चीज और इसमें एड ऑन करना चाहती हूँ विपुल जी। जैसे तपन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि फंडामेंटल्स में कि कंपनी में वो कंफर्ट वैसा वाला नहीं है। बट मैं दूसरे एंगल से इस चीज को देखती हूँ, वो ये कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है। बीइंग अ कंपनी, मेरे बहुत सारे मान लीजिए केसेस है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, पेनल्टीज लगे हुए हैं, और मेरे पास इनकम सोर्स लिमिटेड है। अगर मेरे ऊपर से अगर वो डेट या फिर जो मेरी लाइबिलिटीज है, अगर वो पेनल्टीज है, अगर वो हट जाती हैं, तो ये मेरी बैलेंस शीट्स को और मेरे प्रेशर को इंप्रूव करती है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि मेरी जिम्मेदारी, जो पैसा मेरा आउटफ्लो होने वाला था वो कम हो गया। दैट गिव्स एन इनसाइट कि यस, कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज के जो 2 पहलू होते हैं ना, तो उस पहलू को समझते हुए मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि यस, कि यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट बन सकती है। चलिए, ठीक है, ये भी पहलू है कि खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। सबको पता है कि भाई लगातार सब्सक्राइबर जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसी वजह से 4-5 रुपये पे आ भी गया था। लेकिन होप पे चल रहा है अभी मामला। अब ये होप कितनी कारगर हो पाएगी फ्यूचर में, वो सरकार निर्णय लेगी। तो ठीक है, जब तक प्राइस चल रहा है, आपको 2-4 रुपये 1-2 रुपये मिल रहे हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ, फंडामेंटली अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा कयास वाला मामला है, स्पेकुलेशन वाला मामला है। तो उसके लिए आप लोग स्टॉप लॉस टारगेट के साथ अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे आईपीओ बाजार को लेकर के, तो वो दोनों जो आज की लिस्टिंग हुई है उस पर अगर आपका कोई व्यू जानना चाह रहे हैं,
कोरोना रेमेडीज़ को लेकर के या वेकफिट को लेकर के अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस पर जो है हमारी जो अविनाश गोरखकर जी और वीएलएम वाला जी के साथ जो बातचीत हुई है वो हमने अपलोड कर दी है। तो बहुत त्वरित गति से हमारे प्रोड्यूसर साहब काम करते हैं और हमारी एडिटिंग टीम, हमारे सोशल मीडिया के लोग तुरंत इसको जो है तीनों टीम ने मिल करके इसको ऑन एयर कर दिया है। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं अगर आप भी या तो इसमें पैसे लगाना चाह रहे हैं या लगाए हुए हैं आईपीओ में, और लिस्टिंग के बाद अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो क्या कौन सा सही है कौन सा गलत, ये सुनिए आप दोनों लोगों की राय और टिप्पणी दे दीजिए हमको कि कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट। लिस्टिंग शानदार, बेचें या फिर बन जाएं खरीदार, तो इस थंब के साथ आप लोग जा सकते हैं। अच्छा तपन सर, मेरा जो अगला सवाल है, बहुत लोगों के ये हमारे जो हमारा चैट बॉक्स है जिसमें लोग लाइव देख रहे हैं इस समय, बहुत लोगों की टेंशन और चिंताओं को लेकर के ये सवाल है पावर में क्या करें। आज भी बहुत सारे सवाल SJVN, NHPC, बाकी भी जो कंपनियां हैं, सर ये चलते क्यों नहीं है, क्या हो गया कि मतलब ऐसा ये सेक्टर ऐसा है, डिमांड भी है, खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दम नहीं आ रहा है सर, और लोग 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं। आज काफ़ी लोगों के सवाल SJVN और NHPC को लेकर के हैं, मैं दोनों पे आपकी राय जानना चाहूँगा। हालांकि ये चैट बॉक्स में है, गूगल के ट्रेंड में आज ट्रेंड नहीं कर रहे जी। ये देखिए, पावर में यही हुआ था कि मोस्टली रिन्यूएबल जो पावर है वहाँ काफ़ी हद तक स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए थे, और नो अभी वैल्यूएशन नो डी रेटिंग हो रही है, काफ़ी हद तक अभी नीचे आ गए। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि डिमांड उस तरह से बढ़ नहीं पावर की। पहली बात तो जो समर था वो जल्दी खत्म हो गया, बारिश जल्दी हो गई, उसके वजह से सडनली एक ना कहते हैं ना कि इन लोगों की अर्निंग्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया था। और अभी भी जो विंटर है तो वो थोड़ा स्लैक पीरियड रहता है, लेकिन आगे जाके डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। अब रही बात इन सब स्टॉक्स के बारे में, ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं। अगर आप देखो पिछले 2 साल में स्टॉक ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नो डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। अभी एक थोड़ा कहते हैं ना कंसोलिडेशन फेज जा रहा है, जो कहते हैं ना कि फंडामेंटली नो एक तरह से वो एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि जो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैच नहीं हो रही इनके वैल्यूएशन से। अगर हम लोग PSU की बात करें तो NTPC बात करें, NHPC वो इतना जो अगर है बहुत ही सिंगल डिजिट पी पे थे वो थोड़े बढ़ गए, अभी थोड़े एडजस्ट हो रहे। लेकिन वहां मैं स्टिल आई एम लिटिल बिट पॉजिटिव कि अभी भी वैल्यूएशन इतने बड़े नहीं है। लेकिन अगर अब रिन्यूएबल स्टॉक्स की बात करो तो काफी हद तक सोलर कंपनीज और वो सब बहुत बढ़ चुके थे, तो वहां एक तरह से डी रेटिंग हुई। इवन विंड में भी आप देखिए, सुजलॉन देख लो या आइनॉक्स, वो भी काफी नीचे आ गए। लेकिन अभी कहीं जाके कंसोलिडेशन होके आई थिंक ठीक ठाक कंफर्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज अ गुड टाइम टू गेट इनटू ऑल दिस स्टॉक और धीरे धीरे पोजीशन कर सके, लेकिन टाइम लगेगा, 6 महीने साल में आई थिंक ये पिकअप वापस होंगे। ठीक है, तो अभी SJVN पे जिन लोगों ने बाय करके रखा हुआ है या फिर NHPC, जो स्पेसिफिक सवाल थे हमारे, उन लोगों को आप, उन दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी और होल्ड करें क्योंकि काफी देखो लोग HJVN में तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन भी देखे ना तो मुझे यहाँ अभी भी थोड़ा हाई लग रहा है कंपैरेटिवली, और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना उस तरह से आ ही नहीं रही। अगर देखे आप लॉस में चल रहा है, ओके 3 साल से लॉस में चल रहा है, और अगर आप इसका पी देखो तो 51 का है कुछ आसपास। तो आप देखिए तो वहां एक बड़ा मिसमैच है। ये स्टॉक NHPC में तो भी पॉजिटिव, ये मुझे लग रहा है यहाँ से और नीचे भी जा सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो। यहाँ बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन NHPC एक ऐसा स्टॉक है जहां अभी से पोजीशन आप बना सकते हो अगर बनानी। NHPC में पोजीशन बना सकते हैं, SJVN में अभी थोड़ा सा दूर रहें फ्रेश पोजीशन के लिए ना सर, ये कह रहे हैं? या करेक्ट। और जिनके पास है वो क्या करें फिर, लॉस बुक कर लें या अभी वेट करें शांति से? नहीं वेट करो, अभी है आपके पास तो वेट कीजिए, लेकिन नई पोजीशन मत बनाए। नई पोजीशन मत बनाए। चलिए ठीक है, दोनों पे राय यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा बाकी कौन से शेयर हैं जो कि आज के ट्रेंड में चल रहे हैं, उस पर भी हमारी निगाहें लगातार फटाफट 1-2 शेयरों पे और बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद अगले सेगमेंट का हम रुख करेंगे। और अगला शेयर जिसपे कि बीते कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, चलिए इंटरग्लोब मैं तपन सर के लिए छोड़ देता हूं अभी। आप सर, तपन सर तब तक इंटरग्लोब पे तैयारी कर लीजिए। GMDC पे मैम आप बताइए ज़रा क्या करना चाहिए। 2.5% के आसपास की आज भी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी क्वेरीज है, जब मोमेंटम आया था इसमें काफ़ी रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई। हमारे पास बहुत सवाल आते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स रहे उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस भी रही। क्या सलाह रहेगी अभी GMDC को लेकर के? मुझे जहां तक याद आ रहा है 12 दिसंबर सॉरी GMDC डिस्कस हुआ है। GMDC 520-524 पर ये डिस्क्लोजर है हमारे मेंबर्स के पास 12 दिसंबर
की डेट का एक स्विंग ट्रेड मैंने इनिशिएट कराया है 520 से 524, 600 से 670 का मैं टारगेट देख रही हूँ, स्टॉप लॉस रखा है 450 का, और अभी ये 533 पर है। तो मेरे हिसाब मैंने जो ये इसलिए दिया है ताकि मेरा व्यू क्लियर हो जाए इसको लेकर के। सो इट्स अ पिक फॉर मी, मेरे हिसाब से ये अपसाइड की मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका है, और अभी भी यहाँ पर लेट नहीं हुआ है जितना अगर हम टारगेट देखें तो मेरा यहाँ पर पहला टारगेट मैं यहाँ पर चेस कर रही हूँ 600 का फॉर माय मेंबर्स, एंड सेकंड टारगेट 670। तो अभी भी अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं एज एन फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इट हैज सम पोटेंशियल, आप इसको देख सकते हैं। हाउएवर अब जो आप आ रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली कम हो गया। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस 480 का अभी कंसीडर कर सकते हैं इंस्टेड की 450 को देखा जाए, तो रिस्क भी कम हो गया और पोटेंशियल जो है वो क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर 600 से 670 के इन दो टारगेट्स के लिए उसको फ्रेश बाइंग के लिए कंसीडर किया जा सकता है जिन्होंने पहले मिस कर दिया है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर जीएमडीसी को लेकर के भी हो गई। अब अगली कंपनी के लिए चलते हैं सर के पास, और ये लास्ट काउंटर रखते हैं क्योंकि इसके बाद अगला सेगमेंट भी तुरंत स्टार्ट करना है। फिर हर्ष भी आते होंगे, उनका भी ध्यान रखना है, उनके समय से पहले जो है सारे सेगमेंट को कवर कर लिया जाए। सर, इंटरग्लोब एविएशन, क्या अब बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है? ये जो गिरावट का दौर था ख़त्म हो चुका है? आज की इस रिकवरी पे क्या टिप्पणी रहेगी? और ये सेक्टर, हालांकि दुनिया में कहीं पर भी एविएशन सेक्टर बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, ये इस सेक्टर की कंपनियां पोर्टफोलियो में होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर मुझे तो लग रहा है कि बेस्ट टाइम ऑफ इंटरग्लोब एविएशन इज बिहाइंड अस अभी, क्योंकि क्या है कि अभी सरकार की नजर चली गई है, और ये जो इवेंट हुआ है उसके आप देखो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बोल दिया कि नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू न्यू कंपनी टू लॉन्च ओन एयरलाइंस, यानी बात करें कि वो खुद बोल रहे हैं कि मोनोपोली तोड़नी है इनको। अब जब सरकार आपके पीछे पड़ जाती ना तो प्रॉब्लम है। आपने देखे 10% वो कैप लगा दिया कि आपको 10% फ्लाइट्स किसी और को देनी पड़ेगी, फिर कुछ फेयर पे भी कैप आ रहे हैं, और उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट होंगे कुछ महीने में बहुत बढ़ेंगे, नए पायलट्स उनको रिक्रूट करने पड़ेंगे, प्लस काफी सारे चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जो बेस्ट टाइम था वो बिहाइंड है। हाँ शायद स्टॉक गिरे नहीं, लेकिन मुझे कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि क्या होता था अभी तक जो प्रीमियम इंडिगो को मिल रहा था वो इसलिए मिल रहा था कि वो 62% मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है, तो सबको ऐसा लग रहा था कि दिस विल कंटिन्यू। लेकिन अगर वो आपकी कहते हैं लीडरशिप कोई चैलेंज आ रही है और वो खुद बोल रहे हैं कि बाकी सब एयरलाइंस को आगे लाना है, यानी एयर इंडिया एंड ऑल दैट, तो फिर इंडिगो के लिए प्रॉब्लम है। तो मैं जस्ट डिस्क्लेमर, ये जब अनाउंसमेंट हुई मैंने दूसरे दिन हमारे क्लाइंट्स को बेचने को बोल दिया था, बट आई थिंक बेस्ट टाइम इज बिहाइंड अस। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू मेरा यहाँ पॉजिटिव नहीं है, बहुत गिरे नहीं, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, ठीक है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम? एक बार चार्ट देखिए, चार्ट पे कुछ है अभी अवॉइड करें, क्योंकि ये तो बात सही है कि सर ने जो बोली ना कि अब जब गवर्नमेंट एक बार पीछे पड़ जाती है तो फिर मुश्किल होता है, और क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई है। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैम, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, जब पापा ही पीटे तो उससे कौन बचाए? तो बहुत शानदार, ये जो आपने बोल दिया ना कि हाँ, तो बस सरकारी ऑलराइट, देखिए मैं पहले एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। मैं इसमें ट्रेड कर रही हूँ ऑप्शंस में, तो मेरी पोजीशन इसमें ओपन है। और रही बात एक व्यू क्या है, 5200 ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद वापस से ये 4200 तक सरक सकता है। तो मैं सिर्फ ऑप्शंस में इसको ट्रेड कर रही हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए आई विल सी इट लेटर कि मैं किस प्राइस पर इसको खरीद सकती हूँ, लेकिन अभी या फिर मेंबर्स को रेकमेंड भी करना है फ्रेश बाइंग के लिए, तो वो बहुत दूर है। अभी पहले पुल बैक को ट्रेड करना, उसके बाद हम इसमें कोई फ्रेश बाइंग के बारे में अपने मेंबर्स के लिए भी देखेंगे एज पर द सेबी गाइडलाइंस इटसेल्फ। तो अभी जो व्यू है ये एक पुल बैक मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है 5200 तक, बट प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये मेरी ओपन पोजीशन में है अभी फ्रॉम इन ऑप्शंस।